पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट कही जाने वाली कैराना लोकसभा पर मतदान हुआ था और मतदान में यहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को और समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को अपना कैंडिडेट बनाया था। मतदान हो चुका है, प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो चुका है। आज मेरे साथ कैराना लोकसभा सीट के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे आखिर कैराना में जो मतदान हुआ है उसके बाद क्या लग रहा है, कैराना में किसकी सरकार बनने जा रही है, किसके सर जीत का ताज सजेगा। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। शामली के वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। सबसे पहले मैं कंवरपाल जी आप इससे बात करना चाहूँगा। कैराना में क्या लगा आपको, मतदान हुआ जैसे, उसके बाद अब किसके सर पे जीत का ताज सजता दिख रहा है, क्या मुद्दे रहे हैं? देखिए रवि, जिस तरह से मतदान प्रतिशत गिरा है निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बन गया है। और जब जब मतदान प्रतिशत गिरा है तो सत्तारूढ़ पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए मुजफ्फरनगर और शामली दोनों सीट पर जो है ये बहुत ही कड़ी टक्कर सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच में है। लेकिन जहां तक कैराना सीट का सवाल है, यहाँ पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन है, वो युवा नेत्री है और उनका प्रदर्शन जो लोगों ने सोचा था उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर रहा है। जिस तरह से वो फेसबुक पर लगातार एक्टिव रहती हैं, उनकी हैंड फॉलोअर संख्या जो है काफ़ी है। और जिस तरह से वे लगातार पिछले करीब 2 साल से, यानी कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब से तो वो लगभग क्षेत्र में रही हैं। और आपको याद होगा कि उनके भाई जो नाहिद हसन थे वे विधानसभा चुनाव के दौरान जेल में थे। सारी कैंपेनिंग इकरा हसन ने जिस तरीके से संभाली और रणनीति जिस तरह से तैयार की, अपने भाई को जीत दिलाई, उसका जनता पर बेहद प्रभाव रहा। बहुत ही सौम्य स्वभाव की है। और जबकि दूसरे जो प्रत्याशी हैं, हालांकि विकास कार्य भाजपा के द्वारा काफी किए गए हैं, लेकिन लोगों की यही शिकायत रही है कि विधायक प्रदीप इस दौरान जनता के बीच में नहीं आए और उन्होंने लोगों की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि कौन सा प्रत्याशी जीत जाएगा। और जीत का अंतर भी मैं मानता हूं कि 10,000 के बीच में ही सिमट जाएगा और दोनों प्रत्याशियों के बीच में बहुत कड़ी टक्कर है। बड़ा दिलचस्प चुनाव यहाँ का हुआ है और लोगों को वास्तव में इंतजार है 4 जून की, जब परिणाम आएंगे। और लोग आजकल, आपको पता भी है कि इस चीज की बड़ी चर्चा इस लोकसभा सीट को लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टक्कर जो है दोनों प्रत्याशियों के बीच में बहुत कड़ी टक्कर मानी जाती है। अच्छा कंवरपाल जी, सरकार के तमाम दावे रहे थे, चाहे किसानों की नलकूपों की बिजली माफ हो, इसके अलावा आय दोगुनी और गरीब जनता को फ्री राशन। सरकार ने तमाम तरह की आयुष्मान कार्ड या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान, ये सब मुद्दे चुनाव में आखिर आपने देखे, इन मुद्दों से प्रभावित होकर जनता ने वोट किया या नहीं? देखिए निश्चित रूप से जो लाभार्थी हैं, और चाहे वो मकान निर्माण की बात हो या फ्री राशन की बात हो, वो निश्चित रूप से जो है भाजपा के पक्ष में गए हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर ये माना जाता है, विकास कार्य का कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। और प्रदीप ने 5 साल यहाँ पर जो है अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब लोगों के मन में थोड़ा सा ये भी बात थी कि यहाँ पर जो है बदलाव आना चाहिए। और यहाँ पर रवि, आप देखते होंगे सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ जो है बसपा का है। बसपा ने यहाँ पर जो है यदि मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया होता तो मुस्लिम मतों का विभाजन हो गया होता। लेकिन इकरा हसन की जो जीत पर लोग एक तरह से दावे कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो 6 लाख मुसलमान वोटों के साथ में जो है मैदान में है। और साथ के साथ में दलित वर्ग जो है उसकी पहली पसंद बसपा है और दूसरी पसंद उसकी भाजपा है। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा आंकड़े अलग हैं। यहाँ पर जो बसपा का प्रत्याशी है वो जो है चूंकि ठाकुर था, इस वजह से बहुत सारे बसपा के प्रत्याशी जो है इकरा के पक्ष में वोट दे गए। और दूसरा कारण देखिए, मैं ये भी बताऊं, यहाँ पर आपको पता भी होगा पंचायत हुई थी, एक बड़ा वर्ग ठाकुर का नाराज था और उन्होंने पंचायत करके एक कसम खाई थी। निश्चित रूप से उन्हें मनाने के लिए यहाँ पर आपको पता भी होगा कि मुख्यमंत्री ने 2 बार दौरा किया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि जो ठाकुर वोट हैं वो जो है भाजपा के पक्ष में चले गए हैं। वो इस बार अपनी नाराजगी वोटों के माध्यम से ही सरकार को दिखाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। अनवर जी, आपने भी चुनाव को कवर किया, आप भी लगातार घूम रहे थे, मैंने भी देखा भाई, आप कई पोलिंग सेंटर्स पे आप मुलाकात हुई, तो क्या लगा कैराना में, क्या आपने जो है देखा, किस तरीके का माहौल आपको लगा, किस पार्टी के पक्ष में यहाँ ज्यादा मतदान हुआ? क्या देखिए रवि, देखने वाली बात यह है कि जो युवा वर्ग
2014 और 19 में बीजेपी के साथ अपने परिजनों को नकारते हुए मोदी 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 करता जो घूम रहा था, इस बार के कैंपेन में हमने जो देखा है वो युवा इस बार छिटकता नजर आया है। जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे 6-6 महीने वो कोचिंग कर रहे, फिर वो परीक्षा दे रहे, फिर वो परीक्षा लीक हो जा रही है, तो इसका तो बहुत फर्क उन लोगों में पड़ा है। उन्होंने इसी वजह से बीजेपी को तुरंत नकारा और इकरा हसन को पक्ष में वोट किया है। इसी तरह से ठाकुरों की बात कंवरपाल जी ने की है। ठाकुर वोट भी बहुत सा छिटकता नजर आया है और भी कई वोट बीजेपी से छिटकते नजर आए हैं, जिसका पूरा पूरा असर बीजेपी पर पड़ा और इकरा हसन को उसका फायदा मिला है। क्या राष्ट्रीय लोकदल जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा दल माना जाता है, वो बीजेपी के साथ आया, चुनाव से एकदम पहले आया, और उसका क्या प्रभाव मतलब देखा गया कुछ? जैसा कि माना जा रहा था कि रालोद का बीजेपी के साथ जाना पूरा का पूरा वोट बैंक उनके तरफ मुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नजर हमें नहीं आया। हम गठवाला की बेल्ट में भी घूमे हैं, लग रहा था कि भाई पूरा का पूरा वोट बैंक उधर ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वहां के लोगों से हमने बात की है, कुछ थोड़ा सा असर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से तो थोड़ा असर लगा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा जितना कि माना जा रहा था। तो क्या मानते कैराना में लग रहा है कि इकरा हसन सीट निकाल जाएगी। तो जितेंद्र भारद्वाज जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। सर, आपने चुनाव देखा, कैसे क्या आपने अनुभव जो है इस चुनाव से किया है, किस तरीके का भविष्य आपको जो है कैराना में दिख रहा है सर? ये चुनाव पिछले 2014 और 19 के चुनाव की अपेक्षा बिल्कुल अलग हटके हुआ। पहले लोगों में मोदी जी के प्रति एक उत्साह था, एक जिज्ञासा थी कि वो कुछ नया करेंगे। युवा, खास तौर से युवा वर्ग जो है, बहुत अपेक्षाएं थी उनको, लेकिन प्रदेश में देखें तो कोई भर्ती पिछले 7 साल में कामयाब नहीं हुई। 1-2 भर्तियां हुई और शिक्षक भर्ती के नाम पे हर साल 2-2 बार कभी सीटेट कभी यूपी टेट परीक्षाएं कराई जाती हैं। उससे युवाओं में निराशा हो गई। पीछे पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हो गई, शिक्षक भर्ती का कोई आता पता नहीं। जो 69,500 भर्ती पहले पिछली सपा सरकार ने 2016-17 में निकाली थी, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। तो और उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने एक अग्निवीर योजना लागू कर दी। युवाओं की एक बहुत बड़ी जो वो है, वो सेनाओं को लेके, अर्धसैनिक बलों को लेके वो था कि एक 18-20 साल वहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा, मतलब रोजगार ही माना जाएगा, भले ही वो देश के लिए सेवा करते हो। उनको वो चीज़ जो खत्म हुई है, उससे युवाओं में बहुत बड़ी निराशा हुई है। आज युवा वर्ग को कहीं अपना भविष्य इस सरकार के प्रति दिखाई नहीं दिया, और ये मान लो कि व्यापारी वर्ग भी बहुत ज़्यादा त्रस्त है जीएसटी को लेके। जीएसटी की जितनी खामियां हैं, व्यापारी उसको बार बार उठा रहा है। ऑनलाइन ने उसका व्यापार चौपट कर दिया। किसान नाराज है, उसको गन्ना भुगतान नहीं होता, भले ही कितने दावे किए जाए। हमारे यहाँ पिछले साल का भुगतान आज भी करीब 215 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। अब इतना पैसा अगर किसान को नहीं मिलेगा और सरकार बार बार दावे करती है कि भाई हमने ये कर दिया, तो उससे किसान को नाराजगी है। यही स्थिति दूसरी है, आप लाभार्थियों को कुछ दे दें तो उससे उसका अक्षणिक लाभ होता है, स्थायी नहीं होता। स्थायी उसके रोजगार से होता है। जो आज स्थिति है, उसे रोजगार उससे पनप नहीं रहा, और यही नाराजगी का बड़ा कारण है, जिसकी वजह से वोटों का दूसरे विपक्ष पे ही कहेंगे जो गया है, वो उसका एक मेन कारण ये है। अच्छा सर, एक जातीय समीकरण की बार बार बात होती है, तो कैराना लोकसभा सीट पर जैसे आपने अभी जो मुद्दे बताए, तमाम ये नाराजगी वाले मुद्दे थे, लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात करें तो क्या लगता है? कोई भी चुनाव होता है, हर पार्टी भले ही वो कितनी बड़ी बात करें कि हम जाति से और उससे ऊपर उठ के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चुनाव के लिए जो प्रत्याशी का चयन होता है वो जाति आधार पे होता है। और भले ही पार्टियां कहें कि हम नहीं हैं, और समाज भी आज उसी स्थिति पे आ गया, ये अलग बात है।
कि उस तरीके से नहीं हुआ। लोगों ने अपनी नाराजगी खुल के व्यक्त नहीं की, वो चुनाव के उसमें व्यक्त की गई, वोट डाल के। परिणाम तो तभी आएगा, लेकिन जो जो वोटों का रुझान है वो नाराजगी जो थी लोगों में वो व्यक्त की है उन्होंने, चाहे अपने जनप्रतिनिधियों को लेके हो या उनकी सुनवाई ना हो या रोजगार ना हो, इन चीजों का उस पर प्रभाव है। अपने वोट से चोट किया है उन्होंने हाँ, नाराजगी का। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शरद मलिक साहब, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत लंबे टाइम से आप जुड़े हैं, तो आपका क्या रुझान है, किस तरीके से आपने कैराना में जो मतदान हुआ है उसको देखा है, क्या मानते हैं आप कैराना के मतदान को लेकर के, इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और यहाँ का जो मतदान हुआ है वो किसके पक्ष में आपको लग रहा है? देखो जी, मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक गन्ना बेल्ट है। यहाँ पे अगर किसान खुश है तो सरकार भी खुश है, अगर किसान खुश नहीं तो सरकार भी खुश नहीं है। तो एक तो गन्ने का भुगतान होना, यहाँ मैं मानता हूँ 3 फैक्टर हैं। फिर ठाकुर समाज नाराज हो जाना, फिर जयंत चौधरी जो बीजेपी में गए हैं, जैसे गए हैं चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, जाट जो बेल्ट है वो खुश नजर आई। लेकिन जैसे ही मतदान हुआ उस टाइम जाट आधे अपने घर पर रहे, कुछ जिसने इकरासन को वादा किया था जाट वहाँ उधर गए। फिर ठाकुर जो नाराज थे वो श्रीपाल राणा बस बीएसपी के जो प्रत्याशी थे उन पे चले गए, और ठाकुर समाज भी आधा अपने घर पे रहा। इससे और कश्यप समाज की भी बात करें, जो एक बीजेपी का वोट बैंक था सबसे बड़ा कैराना क्षेत्र में, जो कम से कम उसकी विधानसभा में 35 से 40 हज़ार वोट है। किरण पाल को सपा द्वारा एमएलसी बनाया जाना, उन्होंने कैंपेनिंग किया, बस वो भी मुड़ गए। उधर थाना भवन में सुरेश राणा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे दलित समाज सपा में जाना, तो सब छिन-भिन हो गया और इकरा हसन की ओर वो मुड़ गया। तो मेरा मानना है कि अब की बार इकरा हसन भारी मतों से यहाँ पे जीत रही है। जाट लैंड में चौधरी जयंत का साथ आना कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं रख रहा आप लोग? नहीं, जैसे जयंत चौधरी आए बीजेपी में, एनडीए में शामिल हुए, जब जैसे ही आए भारत रत्न की घोषणा हुई तो जाट समाज पूरा खुश हो गया। लेकिन जाट समाज ने अपना दिमाग लगाया, अरे भारत रत्न तो मिल गया, बीजेपी हमारे गले नहीं उतरती, तो शोर मचाओगे, हम तो जयंत के साथ हैं, जयंत के पीछे हैं। लेकिन वोट बैंक जयंत के साथ नहीं गया, वो इकरा हसन के साथ गया और अपने घर बैठा रहा। तो यही हुआ। और फिर ठाकुर नाराज, फिर ठाकुर गुजर आपस में लड़ रहे थे। फिर गुजर जो समाज के जो वरिष्ठ नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। जो प्रत्याशी है बीजेपी का वो अपने दम पर लड़े। तो उधर मरगांका सिंह वो अपने घर पर रही गुज्जर समाज से। तो प्रदीप चौधरी, और फिर प्रदीप चौधरी किसी को दिखाई नहीं दिए गाँव में 5 साल। सबने उनको दीवार लेकर ढूंढते रहे, कहाँ है हमारे बीजेपी के प्रत्याशी, कब विकास होगा। लेकिन प्रदीप चौधरी 5 साल दिखे ही नहीं। एकदम से फिर उनको टिकट दे देना बीजेपी सरकार द्वारा, फिर वो हाजिर हो गए। तो उन्हें नकार दिया जनता ने, कैराना की जनता ने। इसीलिए इकरा हसन की एक सबसे बड़ी खूबी रही, नई युवा लड़की थी, इंग्लैंड से पढ़ के आई हुई थी, सब लंदन से पढ़ के आई हुई थी। तो उन्होंने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, युवाओं का साथ लिया, महिलाओं के घर में गई, उनका आशीर्वाद लिया। तो ऐसा प्रभावित कर दिया यहाँ की जनता को इकरा हसन ने, तो वो वोट देने पर इकरा हसन को मजबूर हो गए। इसीलिए आज इकरा हसन जीत की ओर जा रही है, मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल। परवीन वशिष्ठ जी है हमारे साथ। परवीन जी, कैराना सीट पर मतदान बहुत कम हुआ, अगर पूर्व का इतिहास देखें तो उससे भी कम है। क्या आप इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्या मतदाताओं में नाराजगी है, चुनाव को लेकर रुझान नहीं था मतदाताओं में, क्या लगता है? जी रवि जी, मैंने पहली बार ऐसा देखा है, मुझे भी लंबा टाइम पत्रकारिता में हो गया, 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो गया। पहली बार ऐसा देखा कि इस चुनाव को लेकर किसी में भी उत्साह नहीं नजर आ। पहली बार ऐसा देखा गया 18 से 35 का ऐसा युवा होता है कि इसी के बल पे एक तरह से जीत और हार का एक वो होता है। 18 से 35 वर्ष का जो युवा होता है
हम कहीं भी गए, हमने भी मतलब क्षेत्र में घूमे हैं, जैसे हमें इस बीच का यानी कि 5% हमें वोटर दिखाई दिया। बाकी जिससे भी बात हुई उनमें नाराजगी है, जैसे उनकी भर्ती को लेकर अग्निवीर वो कर दी गई, जैसा CTET, UP-TET, कई तरह की परीक्षाएं होती है, वो पेपर लीक हो जाता है, उनकी परीक्षा नहीं हो पाती, वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, रोजगार नहीं मिल रहे, तो काफ़ी नाराजगी दिखाई दी। दूसरे नंबर पर बीजेपी के खुद के पदाधिकारियों में खुद की अंदरूनी मतलब एक तरह से टकराव की स्थिति हमें कई जगह नजर आई। ये स्थिति मतलब ये दिखाई दे रहा था कि आपस में यही लड़ रहे, मतलब अपने प्रत्याशी के खिलाफ खुद ही नजर आए। दूसरे नंबर पे पहली बार ऐसा देखा कि प्रत्याशी हमें पूरे के पूरे दिन, जिस दिन चुनाव था वो पहले भी 5 साल जैसे पब्लिक का नाराजगी है कि हमें नहीं दिखाई दिया, हमारे बीच नहीं आया, चुनाव वाले दिन भी कहीं दिखाई नहीं दिया, ये बड़ी बात रही है। दूसरे नंबर पे इकरा हसन जो शख्स है उनका लंबे टाइम से वो राजनीतिक वो रहा है, परिवार का जुड़ाव, और इकरा हसन की ये स्थिति रही है कि जैसे भाजपा के कैंडिडेट के साथ मुख्यमंत्री 2 बार रैली की है, जयंत चौधरी ने रैली की है, जिले में बड़ी बड़ी रैली की है, जबकि इकरा हसन ने अपने बलबूते पे, कोई बड़ा दिग्गज नेता नहीं आया, कोई रैली नहीं की, अकेली ने पूरे क्षेत्र में एक एक वोट को चुना, और पब्लिक का जो रुझान है उधर कुछ ज़्यादा दिखाई दिया हमें तो। दूसरे नंबर पे इनका जो है ना भाजपा की जो है सीट खिसकती नजर आ रही है हमें तो। लेकिन भाजपा तो कहती कि भाई साइलेंट वोटर है हमारा, नहीं, साइलेंट वोटर है, पहली बार ऐसा दिखा। पहले ऐसा होता था, RSS के पदाधिकारी, RSS के कार्यकर्ता घर घर से वोट निकालते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई देते थे, अब क्या कोई नहीं दिखाई दिया। कोई एक वोट बता दो। अच्छा, जो मुस्लिम वोट या मुस्लिम जो बूथ थे वे हमें फुल बटा फुल मिले, और जबकि जो हिंदू जहाँ जहाँ बूथ थे, हम भी गए हैं बहुत जगह, शहर में सभी बूथ दे गया, हमें तो मतलब ना के बराबर ये स्थिति आई। उसी से आंकलन लगाया जा रहा कि स्थिति उधर ही है। जैसे नक्कुड़ गंगों में देखो कितना परसेंटेज 70 का 78 तक पहुंचा है। जैसे इनका खुद का क्षेत्र है, जैसा शामली में तो बीजेपी की शहर के अंदर स्थिति बढ़िया है, लेकिन अगर गठवाला मानो और आप ये मानो कि लोकल में, वहाँ बीजेपी की कोई खास स्थिति नहीं है, खास स्थिति नहीं है। तो बिल्कुल कंवरपाल जी के पास मैं एक बार फिर आना चाहूँगा। कंवरपाल जी, मतदान प्रतिशत का मेरा एक सवाल है। पिछले बार 2019 के चुनाव में जो हुआ था उसके बाद एक मतलब बड़ा जो है औसतन वो गिराव आया है, इस बार कम मतदान, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, बिल्कुल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो इसकी विंग है RSS, उसके कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में घर घर जा करके वोट निकाला, बूथ तक लेकर आए। इस बार पता नहीं क्या नाराजगी रही, क्या चूक रही, ये वजह भी रही। दूसरा फैक्टर यहाँ पर कुछ गर्मी का भी रहा, क्योंकि भाजपा के जितने वोटर हैं वो थोड़े से संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और गर्मी का भी फैक्टर हो सकता है, या दूसरा उनकी कुछ नाराजगी भी हो सकती है। यानी कि जो थोक के बाद भाजपा को वोटर मिलता था, इस बार जैसे दूसरे साथियों ने बताया, उन्होंने उस दौरान सभी बूथों का दौरा भी किया, तो जहां जहां भाजपा का गढ़ माना जाता था, जो बूथ लाइन जहां लंबी लगी रहती थी, इस बार वहां खामोशी रही, और पूरे जितने पहले चरण के मतदान जहां जहां हुए, ये सब रिपोर्ट आई कि इस बार जो है खामोश मतदाता, पता नहीं उसका जो है किस तरह से मन कहाँ डाइवर्ट हुआ। तो देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यहाँ पर जो है एक तरफा चुनाव है। यहाँ पर चुनाव बिल्कुल कांटे का है, और ये भी कह सकते हैं कि चुनाव फंसा हुआ है, और हार जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, विकास कार्यों को लेकर तो यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं। शामली जनपद में इतने विकास कार्य इससे पहले कभी नहीं हुए, लेकिन जब थोड़ी सी नाराजगी इस तरह से हो जाती है कि जैसे एक बार किसी कार्यक्रम में यदि कोई सांसद विधायक पहुंच जाता है, तो वो व्यक्ति जो आयोजन करता है वो अपने आप में एक तरह से सम्मानित समझता है। तो कहीं ना कहीं प्रदीप की ये बड़ी खामी रही कि पिछले 5 साल में उन्होंने किसी भी सामान्य वर्ग के या किसी भी अपने चहेते व्यक्ति के किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं किया, और ये नाराजगी मतदाताओं ने उनके सामने भी प्रकट की है। और देखिए, जो अभी बताया कि कोई बड़ी सभा इकरा ने नहीं की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक कार्ड खेला, वो भी कार्ड खेला कि मैं पीड़ित हूँ, और
किस तरह से सरकार जुल्म कर रही है, यदि 400 पार हो गए तो वो संविधान बदल देगी, तो अपने वर्ग को तो उसने एकदम से बांध ही लिया। लेकिन दूसरे वर्ग में एक तरह से आपने देखा भी होगा, स्टेज पर आंसू बहाना, अपने मरहूम पिता को याद करना और भावुक होना, तो एक जनता के बीच में जिस तरह की सहानुभूति गई, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे वोट जिनके अंदर अनिश्चितता की स्थिति थी, वो नहीं समझ पा रहे थे किधर जाएं, उन्हें इकरा हसन अपने पक्ष में तोड़ने में सफल रही ये है। जो इमोशनल कार्ड खेला उसमें वो सफल रही है। तो ये थे कैराना लोकसभा सीट के वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने बता दिया आखिर कैराना में किसके सर जीत का ताज सजने जा रहा है, कैराना में किसका माहौल बनने जा रहा है। तो मिलेंगे फिर और किसी और लोकसभा सीट पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।